Welcome back students in my YouTube channel Economic Amazon. Kindly subscribe it and press the icon button for further notification. Today we will study about the concept of aggregate supply. In last video we discussed about the aggregate demand. Let's start the concept of aggregate supply. अब supply क्या होता है? Supply जो है it is the production of goods and services इन एन इकोनॉमी. अब प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करते हैं एंड प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड. दे प्लान फॉर आउटपुट जनरली अकॉर्डिंग टू डिमांड. जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं और वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही होगा. वो डिजायर्ड प्रोडक्शन कहलाता है. ये प्लांट उसका आउटपुट बोल सकता है. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सप्लाई होगी ये डिमांड पे डिपेंड करती है. और हमारी जो डिमांड थी एग्रीगेट डिमांड आपने पढ़ा C+I आपका टोटल जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिला के और एक्चुअली में वो आपकी इनकम के बराबर हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई आपकी इनकम के बराबर होगी क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर इनकम से ज़्यादा सप्लाई नहीं देगा क्योंकि वो अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट करेगा. तो लेट्स रीड इट. एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू, सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ. Aggregate supply refer to aggregate production as planned by the producer during an accounting year. तो ये अकाउंटिंग ईयर जिस पे कैलकुलेशन होता है आपका नेशनल इनकम का, इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इम्प्लाइज वैल्यू एडिशन. जब भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा तो वो वैल्यू एडिशन होगा. जो आपने नेशनल इनकम कैलकुलेशन में देखा था वैल्यू एडिशन मेथड, वो गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन होते ही वैल्यू एडिशन होता है और उसको आप ऐड कर देते तो नेशनल इनकम आता है. और एक चीज़ और पड़ी थी कि जो टोटल वैल्यू एडिशन है वही आपके पास इनकम जनरेशन के बराबर है. तो जब वैल्यू एडिशन होगा तो वही आपका इनकम जनरेशन होगा. तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जितनी आपके पास इनकम है उतना प्रोडक्शन होगा टोटल, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपका इनकम जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है. बोथ आर आइडेंटिकल वी कैन से. एंड वैल्यू ऑफ एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन. अवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल अस दैट वैल्यू एडेड एंड इनकम जनरेटेड आर आइडेंटिकल. ये लाइन नोट करने वाली है. वैल्यू एडिशन और इनकम जो जनरेटेड है आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ये दोनों बराबर होते हैं. अकॉर्डिंगली ES इंप्लाइज फ्लो ऑफ इनकम Y इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो जो एग्रीगेट जो सप्लाई है वो आपकी इनकम के बराबर होगी उस अकाउंटिंग ईयर में. ES एंड Y देयरफॉर कैन बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल. आप इन दोनों को बराबर मान के चलें. AS इज इक्वल टू Y बराबर मान के क्या चले, एक्चुअली में बराबर होता है. जैसे आपके पास जो इनकम है आप उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो फिर जो सप्लाई होगी वो इनकम के अकॉर्डिंग होगी. बॉक्स में देखेंगे आप as refer to flow of goods and services are planned by the producer during an accounting year, it is identical with the flow of income during an accounting year. ES and Y therefore may be treated as identical to each other. It is clear. आप इस बॉक्स को याद रखें. फैक्ट्स याद आपको रखने, बाकी थ्योरी आप लिख देते हैं. इफ़ यू नो द फैक्ट देन इट इज़ वेरी इजी टू आंसरिंग द क्वेश्चन. तो फैक्ट को बार बार रिवाइज करें आप. It need emphasis that in the context of the macroeconomics equilibrium, ES refer only the plant production. जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे इन अपकमिंग चैप्टर, तो वहाँ पे ES जो रेफर करेगा आपका प्लांट प्रोडक्शन के बारे में ही रेफर करेगा एज डिजायर प्रोडक्शन, जो कि एक प्रोड्यूसर चाहता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. मतलब इट विल नॉट डिस्कस अबाउट द अनसोल्ड स्टॉक. इट डज नॉट रेफर टू द एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट हो सकता है पर डिजायर्ड का ही डिस्कशन हमको करना है. डिजायर्ड प्रोडक्शन इज व्हाट द प्रोड्यूसर डिजायर टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो यहाँ पे डिजायर्ड जो प्रोडक्शन है उसको डिफाइन किया गया है. ये फैक्ट भी आपको याद रखना है. AS शेड्यूल. अब एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल क्या होगा? जब आपने पढ़ लिया कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है देन इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ द शेड्यूल. शेड्यूल बनाना जो है बड़ा आसान है. AS शेड्यूल इज द टेबल शोइंग द बिहेवियर ऑफ AS कोरोस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ Y. आपकी इनकम अलग अलग लेवल की होती है. इनकम आपकी इंक्रीज होती जाएगी तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इफ योर इनकम विल व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज देन यू विल
इंक्रीज योर कंजप्शन यू विल इंक्रीज योर डिमांड, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई बढ़ती जाएगी। देन हियर इज द शेड्यूल, आप इसमें से इजीली समझ सकते हैं दैट एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम देयर इज नो सप्लाई। अब जब इनकम ही जीरो है तो सप्लाई नहीं होगा। इसके साथ 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो सप्लाई भी आपका 20, 40, 60, 80, 100 बिल्कुल मैच के अकॉर्डिंग बनता गया है। तो वाई को आप कैसे ट्रीट करेंगे, एडी, और ये एस हो गया। तो अब ना इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहाँ लगता है, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा। तो इट इज़ क्लियर, तो ये शेड्यूल बनाना बहुत आसान है। टेबल टू शो द परफेक्ट आइडेंटिटी बिटवीन एस एंड वाई, दिस इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब इस शेड्यूल को जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है इससे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एस शो दैट द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। मतलब वाई और एस का जो भी आइडेंटिटी है, इसका मतलब है प्रोड्यूसर बिल्कुल आपकी इनकम के मैच का जो है आउटपुट देने को तैयार होता है। सेकंड, वाई डू प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस, मतलब जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो टोटल वो बेचना चाहते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब ये पॉइंट आपको नोट करना है, जो प्रोफेसर कीन्स ने जो थ्योरी दी थी आफ्टर 1930, जो वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, प्राइस फॉल हुआ, तो वहाँ उन्होंने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखा था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने एक्सेस कैपेसिटी की बात की। ईच एंड एवरी इकोनॉमी हैज अ एक्सेस कैपेसिटी। जैसे डिमांड आपका बढ़ता है इकोनॉमी में, तो आप उसके मैच का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सेस कैपेसिटी। जो भी रिसोर्सेज आपके पास एक्सेस इकोनॉमी में, जैसे आपके पास वर्कफोर्स ज़्यादा है, जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे, जब आपको सप्लाई बढ़ानी है तो आप उनको जॉब दे सकते हैं, उनको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे डिमांड बढ़ी, देन वी रिक्वायर्ड मोर हॉस्पिटल, मोर स्कूल, मोर प्रोडक्शन हाउसेस। तो ज़्यादा स्कूल होंगे, देन यू विल ऑक्यूपाई मोर टीचर्स, जो अनएम्प्लॉयड हैं भी उनको आप जॉब दे सकते हैं। तो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली व्हेन एवर देयर इज राइज इन द डिमांड, जब भी डिमांड बढ़ता है द प्रोड्यूसर रेस्पॉन्ड टू इट बाय प्लानिंग एंड इक्वल राइज इन सप्लाई। तो प्रोड्यूसर तुरंत उसके मैच में सप्लाई देने के लिए तैयार होते हैं और उनके पास जो एक्सेस कैपेसिटी होती है उसको यूज़ कर लेते हैं, सो दैट देयर एक्सेस कैपेसिटी इज यूटिलाइज। तो जब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी में जो एक्सेस कैपेसिटी होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। मतलब जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, उनको काम मिल जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना ही एक्चुअली में ग्रोथ माना जा सकता है। जैसे इंडिया जैसे कंट्री है तो ये डेफिसिट डिमांड का शिकार है। वी आर सफरिंग फ्रॉम डेफिसिट डिमांड, दैट इज वाई वी आर फेसिंग द सेवर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ईटीसी। अगर इंडिया जैसे कंट्री में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगे तेजी से, देन तो हम प्लांट आउटपुट को चेंज करेंगे और एक्सेस कैपेसिटी को काम में लेंगे, तो जो सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अनएम्प्लॉयड, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। नोट दैट अ प्रोपोर्शनेट राइज इन एस corresponding to any increase in AD lead to the constant price level at the economy। जो कांस्टेंट प्राइस लेवल होता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शनेट एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। अब वो कैसे बढ़ेगी सप्लाई? बाय यूजिंग द एक्सेस कैपेसिटी, सो दैट प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज द डिटर्मिनेंट ऑफ एस। तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि प्राइस जो है एक डिटर्मिनेंट होता है अपने डिमांड का, बट एग्रीगेट डिमांड में प्राइस जो है वो कोई डिटर्मिनेंट यहाँ नहीं लिया गया प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी में। यहाँ सिर्फ एक्सेस कैपेसिटी को यूज किया जाता है। नंबर थर्ड अपने पास आता है, वाई शुड वी प्रेज्यूम दैट देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब ये प्रोफेसर जो कीन्स की जो थ्योरी रही है उसका बेसिक अजम्पशन है, जो 1930 का वर्ल्ड डिप्रेशन देखने के बाद दी गई। दिस इन फैक्ट द बेसिक अजम्पशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एज प्रोपाउंडेड बाय कीन्स। जो प्रोफेसर कीन्स का जो मॉडल उन्होंने दिया था उसका बेसिक अजम्पशन है एक्सेस कैपेसिटी। ये भी याद रखना है, एमसीक्यू का क्वेश्चन भी और बेसिक फैक्ट है। कीन्स मेड दिस बेसिक अजम्पशन बिकॉज ही वॉज डीलिंग विद द economies facing severe unemployment in the wake of Great Depression of 1930s. Such economics must have excess capacity, मतलब सच इकोनॉमीज, ऐसी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी हमेशा रही और अनयूटिलाइज कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब अनयूटिलाइज, ऐसी कैपेसिटी जिसको यूज नहीं किया गया। अब सपोज कोई पर्सन है,
इंडिया में, उसको कोई जॉब नहीं मिलता है और वो ओवर एज हो जाता है, ओवर एज 60, रिटायरमेंट हो गया, उसको जॉब नहीं मिला, इट मीन्स ये हमारा रिसोर्सेज वेस्ट हुआ क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा नहीं पाए और उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके जॉब नहीं दे पाए हम कैसे भी। तो गवर्नमेंट सेक्टर कई बार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाता तो प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर है ये तेजी से क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और लोगों को जॉब मिलने लगता। तो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। इंडिया जैसे कंट्री में क्या है, जो मेन ह्यूमन रिसोर्स है, पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे, तो ह्यूमन रिसोर्स तो हमारी पावर है। अगर हम इसी को यूटिलाइज नहीं करेंगे, दिस इज द एग्जिस्ट कैपेसिटी ऑफ आवर इकोनॉमी, कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड। अब ये जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो हमारा डेफिसिट होता है, इसी कारण ये कैपेसिटी अनयूटिलाइज रहता है। दस वी कैन आइडेंटिफाई ES विद वाई, इसीलिए इन्होंने ES एग्रीगेट सप्लाई को वाई से रिलेटेड किया है। आप एक बॉक्स देख लें यहाँ पे, डिड यू नो दैट द मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर कीन्स, प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज डिटर्मिनेंट ऑफ ES। प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी में प्राइस का कोई रोल नहीं है एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज ओइंग टू द एग्जिस्ट कैपेसिटी इन द इकोनॉमी देयर इज अ प्रोपोर्शनेट राइज, क्योंकि जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो प्रोपोर्शनेट जो चेंज है सप्लाई में होना है, क्योंकि डिमांड एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर सप्लाई नहीं बढ़ता तो प्राइस राइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो सप्लाई बढ़ाना पड़ता है क्योंकि एग्जिस्ट कैपेसिटी है। अगर एग्जिस्ट कैपेसिटी नहीं है तब तो प्राइस पक्का बढ़ेगा, बट इफ़ यू हैव एग्जिस्ट कैपेसिटी इन योर इकोनॉमी तो आप डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर देंगे तो प्राइस राइज नहीं होगा। देयर इज अ प्रोपोर्शनेट राइज इन द एग्रीगेट सप्लाई एज and when there is any rise in AD which lead to an constant price level in the economy। तो ये प्रोफेसर कीन्स का थ्योरी मॉडल था। नेक्स्ट पेज, इट इज अ डायग्राम ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ रेफरेंस लाइन विद द 45 डिग्री एंगल विद OX एक्सेस और OY दोनों से 45 डिग्री एंगल होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये रेफरेंस लाइन ब्लू कलर का जा रहा है, AS इज इक्वल टू वाई यहाँ पे शो किया गया। इट इज़ वेरी इजी, OX एक्सेस पे आपने इनकम को लिया है और एग्रीगेट सप्लाई को OY एक्सेस पे लिया। ऐसे ही जब आप डिमांड को ड्रॉ करते हैं एग्रीगेट डिमांड को तो OY एक्सेस पे एग्रीगेट डिमांड लेते हैं और OX एक्सेस पे आप किससे रिलेट करते थे उसको, इनकम लेवल से, तो वहाँ भी इनकम आ जाएगा। तो डायग्राम बड़ा ईजी है। अब हमने नोट्स जब बनाए डायग्राम की प्रैक्टिस करें। द अबाउ डायग्राम शोज दैट ES एंड Y आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ES इज इंडिकेटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजन से 45 डिग्री का एक रेफरेंस लाइन्स बनेगा, वही आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा जिसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा। It must be noted that the behavior of aggregate supply as 45 degree line from the origin is true only with respect to such economies where there is excess capacity। तो ये बात नोट करना है कि ये ट्रू किन इकोनॉमिक्स के साथ होगा, किस इकोनॉमी में होगा, ऐसे कंट्री जहाँ की इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। इफ़ अ इकोनॉमी डू नॉट हैव अ एक्सेस कैपेसिटी देन दिस फैक्ट विल नॉट ट्रू, ये फैक्ट ट्रू नहीं होगा। तो इंडिया में तो एग्जिस्ट कैपेसिटी है एंड AS कैन प्रोपोर्शनेटली राइज वेन एवर देयर इज एनी राइज इन AD। एग्जिस्ट कैपेसिटी का मतलब जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज या अदर रीजन से इनकम लेवल बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई तुरंत बढ़ जाती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती प्राइस राइज की। बट इसी वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाने पे जोर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, वर्किंग फोर्स कम है, तो एग्जिस्ट कैपेसिटी ऐसी इकोनॉमीज में नहीं होती है, तो वहाँ ये फैक्ट जो है हम इम्प्लाई नहीं कर सकते। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। नाउ मूव टू द कंजप्शन फंक्शन। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कंजप्शन फंक्शन क्या है? इट इज़ द कंबाइंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर C इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है बाय हाउस होल्ड, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, और हाउस होल्ड का जो कंजप्शन लेवल है वो उनकी इनकम पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। हाइयर इनकम, वाई मतलब इनकम, लीड टू द हाइयर कंजप्शन C एंड वाइस वर्सा। इनकम कम होगी तो आपका कंजप्शन कम हो जाएगा, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा। द फंक्शन
functional relationship or the algebraical relationship between C and Y is called consumption function. तो ये आपका कंजप्शन फंक्शन का डेफिनेशन हो गया यहाँ से। जो फंक्शनल रिलेशनशिप है किसका, सी और वाई का, कंजप्शन और इनकम का, इट इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। इट रिवेल्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अभी आपकी इनकम पे डिपेंड करता है आपका खर्चा, तो ये दोनों का रिलेशन हो गया। स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ कंजप्शन विद रेस्पेक्ट टू इनकम। अब सी को मैं कंजप्शन बोल रहा हूँ, वाई को इनकम, आपको हैबिट हो गया होगा, दीज आर द सैम्पल। हम कंजप्शन के लिए सी यूज़ करेंगे, इनकम के लिए वाई, एग्रीगेट डिमांड के लिए ए डी, एग्रीगेट सप्लाई के लिए ए एस यूज़ करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के लिए ए ई। द इकोनॉमिक्स हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ एन सेंट्रल सिग्निफिकेशन। जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने कुछ मेजर जो पॉइंट है वो नोट किए हैं। फर्स्ट, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। हमारा मिनिमम कंजप्शन हमेशा होता है। इवन व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो, जब आपकी इनकम जीरो होगी तो भी आपका कंजप्शन जीरो नहीं होगा, मिनिमम कंजप्शन होगा। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। ये मैंने बताया था आपको, जो एग्रीगेट जब डिमांड पढ़ रहे थे कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका कंजप्शन होता है उसको आप क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। दिस लीड्स टू द नेगेटिव सेविंग, इसको आप नेगेटिव सेविंग भी बोलते हैं। सेकेंड है कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। कंजप्शन जो आपका है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है इनकम से। राइज इन इनकम कॉज अ राइज इन कंजप्शन। इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजप्शन बढ़ेगा, और इनकम कम होगा तो कंजप्शन कम होगा। दिस इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड योर कंजप्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा, कंजप्शन कम होगा। प्योर पॉजिटिव रिलेशन है। पॉइंट नंबर थर्ड है द एंटायर इंक्रीज इन इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन। आपकी जो टोटल इनकम बढ़ती है, सपोज आपकी इनकम 12,000 है, 15,000 हो गई, तो इनकम में 3,000 रुपये का इंक्रीज हुआ। इट डजेंट मीन कि पूरे 3,000 रुपये का कंजप्शन बढ़ जाएगा। जैसे इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर अपना क्या करते हैं, खर्चा तो बढ़ाते ही हैं, उसके साथ सेविंग भी बढ़ा लेते हैं। मे बी 3,000 रुपये इनकम बढ़ती है तो आप 2,000 रुपये का कंजप्शन बढ़ाएं और 1,000 की सेविंग बढ़ा लें। तो ये भी याद रखना है कि टोटल जो एंटायर इंक्रीज इन द इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन। A part of increased income is converted into consumption and a remaining part of the increase in income is converted into your saving. A part of it is saved as well. इसको सेव किया जाता है so that rate at which C increases. जिस रेट से आपका कंजप्शन इंक्रीज होता है often lag behind the rate at which Y increases. तो इनकम बढ़ने का जो रेट है उससे पीछे रह जाता है कंजप्शन बढ़ने का जो रेट है। मतलब इनकम आपकी ज़्यादा बढ़ती है और कंजप्शन कम बढ़ता है। इस केस में आपके पास हमेशा पॉजिटिव सेविंग होंगी प्लस एस। ये मैंने एग्रीगेट सप्लाई का जब शेड्यूल समझाया था उस वीडियो में आप दोबारा देख सकते हैं, वहाँ मैंने पॉजिटिव इनकम को साइड में करके उसी शेड्यूल के साथ ड्रॉ करके बताया था आपको। यस, नेक्स्ट पेज। Accounting for these observations, the behavior of C with respect to Y is specified. तो इसको C और Y को कैसे स्पेसिफाइड करेंगे, कंजप्शन फंक्शन और टेबुलर प्रेजेंटेशन। आपका इनकम अगर जीरो है तो इसमें आपका जो कंजप्शन होगा वो मिनिमम 20 दिया है, देन 20 इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। तो इसको आप C के ऊपर बार लगा के बताएंगे। ठीक, ये जो आपका कंजप्शन है C बार, इट इज इंडिपेंडेंट, इट विल नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम, बिकॉज ये तो जीरो इनकम पे होता है, तो आप इसको इंडिपेंडेंट कंजप्शन भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप C बार लगाएंगे। और दूसरा जो कंजप्शन होता है वो इनकम पे डिपेंड करता है। तो मतलब आपका जो टोटल कंजप्शन है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑटोनोमस विच डू नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम लेवल, और दूसरा जो है द कंजप्शन, द पार्ट ऑफ कंजप्शन विच डिपेंड ऑन योर इनकम, जो इनकम बढ़ने पे होगा। जो हमने शेड्यूल में देखा था, पहले नेगेटिव सेविंग होता है, नेगेटिव होता है, फिर जीरो हो जाता है सेविंग, जहाँ पे आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होगा, कंजप्शन बराबर होता जाएगा। उसके बाद जब जब इनकम बढ़ती है तो आप सेविंग पॉजिटिव करना चालू करते हैं, तब आपका टोटल जो कंजप्शन है वो टोटल जो इनकम है उससे कम होने लगता है। तो यही टेबल आपका शो करता है।
जैसे आपके पास यहाँ 50 का इनकम है, 60 का कंजप्शन है, 100 पे 100, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव सेविंग था, माइनस सेविंग जो है नेगेटिव चलता था -20, फिर यहाँ -10 हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है 100 पे आपका सेविंग जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये कमाए 100 रुपये खर्च कर दिए। फिर नेक्स्ट आता है 150 का इनकम है और 140 का कंजप्शन है, इट मीन यहाँ से आपका +10 पॉजिटिव सेविंग चालू हो जाता है। टेबल 3 ऑफर अ सिंपल टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन, इट रिवेल्स दैट, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट 20 इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, दिस इज द लेवल ऑफ सी इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो 20 था आपके पास, ये आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन हो जाता है, वो जो कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे। सेकंड सी राइजेज, मतलब कंजप्शन राइजेज इन रेस्पॉन्स टू राइज इन वाई। तो इसके बाद आप देखेंगे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो कंजप्शन बढ़ रहा है लगातार, सो दैट सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। इसका मतलब कंजप्शन जो आपके इनकम लेवल से पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो कंजप्शन कम होगा। दिस इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सी एंड वाई। पॉइंट नंबर थर्ड, द रेट एट विच सी इंक्रीजेज, जिस रेट से आपका कंजप्शन बढ़ता है इज लोअर, वो हमेशा कम होता है देन द रेट एट विच योर इनकम इंक्रीजेज, वाई इंक्रीजेज। इनकम बढ़ने का रेट हमेशा ज़्यादा होगा कंजप्शन बढ़ने के रेट से, क्यों? क्योंकि आप इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हो। 10 वाइल वाई इंक्रीजेज एट ईच टाइम बाय 50। तो ऊपर वाले आप शेड्यूल में देखेंगे तो आपका इनकम 0, 50, 100, 150 हर बार 50 बढ़ता है। सी इंक्रीजेज बाय 40, सी 40 करके बढ़ता जा रहा है आपका। द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड सी इंडिकेट्स द सेविंग आउट ऑफ इनकम, और जो इनकम और कंजप्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग को बताता है। नाउ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस, डायग्रामेटिकली व्हेन द डेटा related to consumption and income are plotted on the graph paper we get consumption function। तो ये ध्यान रखें, डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है कंजप्शन फंक्शन का वो क्या है, व्हेन द डेटा रिलेटेड टू कंजप्शन एंड इनकम, जो इनकम और कंजप्शन के डेटा को जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो इट इज़ द कंजप्शन फंक्शन डायग्राम हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे डेटा सेट आपने वाई और सी को कोने में लिया है, जो सेम शेड्यूल आपने ऊपर देखा है, यहाँ लेवल पे आपके पास इनकम और कंजप्शन बराबर होता है, इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है आपके, जहाँ पे आपका इनकम और जो टोटल कंजप्शन है ये 100 के बराबर हो जाता है। ये लाइन आपको बताया गया है, ओ एक्स एक्सेस और ओ वाई एक्सेस पे 100 का वैल्यू होता है। इससे आगे जब आप जाते हैं तो ये पॉइंट सी जो लगा हुआ है आपके पास, यहाँ आपके पास पॉजिटिव सेविंग होती है, मतलब आपका जो कंजप्शन है वो इनकम से पीछे रह जाता है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं जो वाई है इज़ ग्रेटर देन सी। बट जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे आते हैं तो आपके पास नेगेटिव सेविंग होता है। इस केस में आपके पास जो वाई है इज़ शॉर्टर देन सी, कंजप्शन से आपका इनकम कम हो जाता है। तो इट इज़ द मेजर पॉइंट जो है इस डायग्राम में आपको नोट करना है। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ए जो है आपको क्या बताता है, नेगेटिव सेविंग वाला कंडीशन है, और यहाँ पे आपका इनकम जो है लोअर है कंजप्शन से। सी वाला जो पॉइंट है ये आपको क्या बताता है कि यहाँ पे आपका 150 रुपीज़ का इनकम है बट 140 रुपीज़ का आपका कंजप्शन है, तो पॉजिटिव सेविंग 10 है। पॉइंट ए आपको बताता है 50 रुपीज़ का इनकम है बट आपका जो खर्चा है 60 है, तो -10 नेगेटिव सेविंग है। डायग्राम इज़ वेरी सिंपल, अगर आपने शेड्यूल को समझ लिया तो ये बहुत सिंपल है। इसके नीचे भी जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है ये सेम ऑब्जर्वेशन है जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। ये भी टिपिकल है, आप इसका डायग्राम बनाएं, शेड्यूल बना के आप देखें। अ फिगर 3, कंजप्शन इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सेस एंड इनकम ऑन द एक्स एक्सेस। A line making the angle 45 degree and shooting from the origin in draw as the line of reference. It indicates the equality between consumption and income. C line जो है, C line मतलब consumption line represent consumption function indicating the behavior of consumption with respect to Y. Now note that following ऑब्जर्वेशन केयरफुली, आप इनको भी केयरफुली देखें। फर्स्ट है सी लाइन जो स्टार्ट 20 से होता है ऑन वाई एक्सेस, इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है।
जो वाई जीरो लेवल इनकम पे डायग्राम पे आपको बता देते हैं, ये आपका 20 से स्टार्ट होगा क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये कभी जीरो नहीं होगा। सेकंड, सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इंडिकेट दैट सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। हाइयर वाई लीड्स टू हाइयर कंजप्शन, वाई जितना हाइयर जाएगा आपका कंजप्शन उतना ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, दो इनिशियली कंजप्शन लाइन इज अबाउ द वाई लाइन, जो शुरू में आप देखते हैं तो कंजप्शन लाइन आपके इनकम लाइन से ऊपर है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजप्शन लाइन आपके इनकम लाइन से नीचे आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ब्लू लाइन ऊपर है आपके पर्पल लाइन से, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ब्लू लाइन नीचे हो जाता है वाई इनकम लाइन से। सो इट इज़ वेरी क्लियर, implying that the rate at which consumption increases is lower than the rate at which y increases. So this is our consumption function, and next study जो further study होगा मैं next video में करेंगे. Hope you are enjoying. See you in next video. It is the second part of this chapter. Now as soon as possible I will release the next part. Okay, thank you. Our next topic is स्लोप ऑफ सी लाइन कंजप्शन फंक्शन। जो कंजप्शन फंक्शन में आपके पास जो कंजप्शन लाइन है इसका स्लोप हम देखेंगे, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये जो वर्ड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट डू वी मीन बाय इट? प्रोपेंसिटी मतलब आपके पास जो इनकम आपके पास टोटल आता है उस इनकम का कितना हिस्सा आप खर्च करते हैं। इट इज़ द रेशियो। जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप 80 खर्च करते 20 सेव करते, तो प्रोपेंसिटी क्या हो गया आपके पास 0.8 हो गया। ठीक, मतलब 1 रुपीज़ में आप 0.8 जो 80 पैसे खर्च करते हैं और 20 पैसे सेव करते हैं, तो और प्रोपेंसिटी टू जो सेव हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो ये 1 आएगा ऑलवेज। दे कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब जो इनकम है उसका, अभी आपने पढ़ा था कि टोटल इनकम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन, सम पार्ट ऑफ द इनकम वी सेव, तो वहाँ आपको कंज्यूमर की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी देखना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको पढ़ते हैं। स्लोप ऑफ सी लाइन इंडिकेटिंग कंजप्शन फंक्शन। जो स्लोप है इंडिकेटिंग लाइन सी लाइन का कंजप्शन फंक्शन का स्लोप निकालेंगे, नीड सम एलोबरेशन, इसके लिए कुछ एलोबरेशन समझना पड़ेगा। इट रेफर टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इन रेस्पॉन्स टू द गिवन इनकम, गिवन इंक्रीज इन इनकम। मतलब ये किस चीज़ को बताता है? रेफर टू द रेट, उस रेट को बताता है जिस रेट से इनकम बढ़ने पे कंजप्शन बढ़ता है। मतलब टोटल इनकम जितनी बढ़ेगी उतना आपका कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। अगर सपोज करो इनकम जितनी बढ़ी है, 100 रुपीज़ इंक्रीज हुआ इनकम में और 100 ही आपने कंज्यूम कर दिया, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो जाएगा कि आप 0 सेव कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि मैंने बताया दोनों मिला के 1 होंगे हमेशा। इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजप्शन। जो एडिशनल इनकम होता है इंक्रीज होने के बाद उसका कितना पार्ट कंजप्शन में जाता है, ये उस चीज़ को, उस प्रोपोर्शन को बताएगा। दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन डेल्टा सी इंक्रीज इन इनकम हो गया, डेल्टा वाई इंक्रीज इन इनकम, सॉरी डेल्टा सी इंक्रीज इन कंजप्शन एंड डेल्टा वाई इंक्रीज इन इनकम। मतलब डेल्टा वाई तो हो गया आपके पास इंक्रीज इन इनकम, तो इंक्रीज इन इनकम हुआ, उससे कंजप्शन पे कितना इंक्रीज हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, टोटल जितनी इनकम आपकी बढ़ेगी उतना कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। फिगर 4 शोज द एस्टिमेशन ऑफ MPC एज द स्लोप ऑफ सी लाइन। और ये जो MPC है ये स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन से निकल के आता है। हियर इज द डायग्राम। अब आपके पास ये कंजप्शन लाइन है, 20 से स्टार्ट हुआ है, 20 इज ऑटोनोमस, पूरा लाइन ऊपर जाता है। एक जगह आप स्लोप निकालेंगे, ये 100 to 140 है। जब आपका जो कंजप्शन है, इनकम 100 से 50 हुआ था तो आपका कंजप्शन 100 से 140, मतलब कंजप्शन में 40 का इंक्रीज़ हुआ, इनकम 50 इंक्रीज़ हुआ, तो डेल्टा सी आपके पास 40 आएगा, डेल्टा पाई 50 आएगा। ये अबाउ जो शेड्यूल था। अब आप जब MPC निकालेंगे तो MPC का फॉर्मूला क्या हुआ? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब MPC क्या हुआ? स्लोप ऑफ सी लाइन हो गया आपके पास।
अब स्लोप ऑफ सी लाइन है, ये 20 ऑटोनोमस था, डेल्टा वाई 50, डेल्टा सी 40। अब स्लोप ऑफ सी लाइन आपने कैलकुलेट किया, इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 40/50 तो 0.8 हो गया। इट मीन्स आप यूँ भी बोल सकते हैं 80% खर्च करता है 20% बचा सकता है, बट इसको आपको पॉइंट में बताना है। अब आपके पास MPC 0.8 आता है, तो इसका मतलब 0.2 आपके पास क्या हो गया, MPS सेविंग हो जाएगा, क्योंकि 0.8 और 0.2 आप ऐड करने पे 1 आएगा हमेशा, 1.0। तो MPC और MPS दोनों का वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो आप इसको स्लोप ऑफ सी लाइन बोल दें, ये MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल दें। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, MP, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये हो जाएगा। इसी को स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन बोला जाएगा। तो ये उसी डायग्राम का OXX पे आपने इनकम को लिया है और OY पे कंजप्शन को लिया है। इट्स सिंपल, फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एक चीज़ और याद रखनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों मिला के 1 होंगे। मैं लिख देता हूँ MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ठीक, कैसे होगा, जैसे 0.8 आया तो ये श्योर है 0.2 आएगा, इन दोनों का सम 1 आ जाएगा। ठीक, ये याद रखना है। द फिगर शोज दैट व्हेन y इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 150, डायग्राम में आप देख रहे हैं 100 से 150 इनकम बढ़ता है, तो कंजप्शन 100 से 40 बढ़ता है, मतलब इनकम 50 रुपये ज़्यादा बढ़ी और कंजप्शन 40, 10 रुपये की सेविंग हुई। तो ये रेशियो आपका 0.8 में कन्वर्ट हो गया 40/50। और वो जो 10 सेविंग हुई, जब आप उसको निकालेंगे 10/50 तो आपके पास 0.2 आ जाएगा, 0.2। सो दैट डेल्टा सी 40, डेल्टा फाई 50 हुआ। MPC मतलब स्लोप ऑफ सी लाइन निकालेंगे 0.8 आ जाएगा। इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम, कि जैसे आप इनकम में जो भी 1 रुपया भी ऐड होता है उसका 80% खर्च करते हैं और बाकी बचा 20% वो सेव करते हैं, वो उसको हम सेविंग फंक्शन में पढ़ेंगे, इसीलिए उसका इंडिकेशन यहाँ नहीं है। अब आता है APC एंड MPC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कंसेप्ट, ये भी दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। इट नीड टू बी नोटेड दैट APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम and MPC marginal propensity to consume are different concept even when both indicated the ratio between consumption and income। भाई दोनों ही कंजप्शन और इनकम के रेशियो को बताते हैं, स्टिल दे आर डिफरेंट कंसेप्ट। ये कैसे डिफरेंट है देखते हैं। द डिफरेंस इज एज अंडर, APC इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। APC तो टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का रेशियो है, वाइल MPC इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजप्शन और एडिशनल इनकम का। मतलब MPC तो आपके जो चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन है उसका रेशियो है, और APC टोटल इनकम टोटल कंजप्शन का है। तो इसका मतलब अगर आप APC निकालेंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा C/Y, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम, और MPC क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। APC और MPC को याद रखेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है, APC तो रेशियो है टोटल इनकम टोटल कंजप्शन का, MPC चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम का रेशियो है। इंपॉर्टेंट जो आपके पास बॉक्स आ रहा है इसको भी आप देख लें। बोथ APC एंड MPC इंडिकेट द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, बट दीज आर डिफरेंट रेशियोज, ये डिफरेंट रेशियोज हैं। वाइल APC इज इक्वल टू C/Y, APC का मतलब तो कंजप्शन अपॉन इनकम, द टोटल रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड टोटल इनकम का रेशियो हो गया APC। MPC चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम हो गया रेशियो। ठीक, तो ये जो इधर समझा था यही बॉक्स में क्लियर है। अब इन फिगर 4 अगर आप Y 150 और कंजप्शन 140, तो APC क्या हो गया, टोटल कंजप्शन 140 था किस इनकम लेवल पे, जहाँ इनकम 50 थी 150, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 0.933 आता है। एंड डेल्टा Y इज इक्वल टू 50, डेल्टा C इज 40 है, तो MPC आपके पास 0.8 निकल के आ जाएगा। ब्रीफली APC शोज द कंजप्शन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम एंड वेयर्स MPC शोज कंजप्शन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज इंडिकेटेड
बाय एमपीसी, पर जो स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन है वो एमपीसी से रिप्रेजेंट होगा, नॉट बाय एपीसी, वो एपीसी से रिप्रेजेंट नहीं होगा। आई होप आप ये न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल है इससे समझ पा रहे हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन शेड्यूल, आप बना सकते हैं, उससे इन चीज़ों को आप निकाल के देख सकते हैं।